जी बिल्कुल, मैं बात करने जा रहा हूं फार्म 45 की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के हलके के फार्म 45 की बात करने जा रहा हूं और इसी भी के फार्म 45 की कि फार्म 45 में किस तरह से रद्दोबदल हुआ है, किस तरह से रद्दोबदल हुआ है, वो सारी बात आप लोगों के सामने मैं करने जा रहा हूं। तफसील के लिए आए वीडियो देखते हैं। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ बातें तो बहुत सारी करनी है। एक तो सबसे पहले माजरत के बहुत सारे दिनों के बाद सियासी बीट जो है वो आप लोगों के सामने रखने लगे हैं, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि रमज़ान की आमद है। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी रोज़ा होगा, आज खलीजी ममालिक में और यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है वो रोज़ा है। तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी रोज़ा होगा। तो रोज़े के हवाले से इस तरह है कि आप लोगों के साथ हमने बात की थी कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन में एक तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जो है वो अरबिक लैंग्वेज आपको सिखाएँगे। 30 दिन का बहुत शार्ट सा कोर्स होगा जिसको करने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि खुद से अरबी को सीख सकें और समझ सकें, और इस काबिल हो जाएंगे कि किसी का किया हुआ तर्जुमा आप पहचान सकेंगे उसने गलत किया है या ठीक किया है। चलें, आज चूँकि सियासी बीट है और सियासी बीट की बात करनी है, तो सियासी बीट के लिए एक तो फिर से माजरत के इतनी लेट आप लोगों से बात हमने करनी है। सबसे पहला कि पाकिस्तान के नए सदर जो कि 14वें सदर आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो हलफ उठा के सदर का ओहदा संभाल चुके हैं। इसी तरह इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। इसी तरह हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब की कि उनके जो है वो आजकल मीडिया की मीरा बनी हुई हैं वो। दूसरी हम बात करेंगे कि वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान का पहली दफ़ा सबसे महंगा वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान का लगने जा रहा है, इसकी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ही एक बात आप लोगों के साथ हम ये भी करेंगे कि रमज़ान को कैसे गुजारा जाए। ये हम कोशिश करेंगे कि दूसरी वीडियो में कह दें कि रमज़ान को कैसे गुजारा जाए, क्योंकि अगर ये सियासी बीट हमने आपको बोला है तो इसको सियासी बीट ही रखते हैं। चलें, तफसील से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, कर लिया है सब्सक्राइब। चलें, फिर हम सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करते हैं जी। सदर आसफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के 14वें सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने अपना खलफ भी उठा लिया है। उनके मुकाबले में महमूद खान उचकज़ई साहब थे जो कि बहुत कम, वो बहुत पीछे रहे वोटिंग में। और जो एक ख़तरनाक बात ये थी वो ये कि बलूचिस्तान से उनको वोट नहीं मिले, लेकिन उसमें एक खुशी वाली बात ये भी थी कि उन्होंने अपनी हार को खुश असलूबी के साथ जो है वो कबूल किया और दिल के साथ उसको नहीं लगाए रखा, बल्कि अनाउंस कर दिया कि ठीक है, मैं हार चुका हूँ और मैं अपनी हार को कबूल करता हूँ। फिर उसके बाद सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो है वो सदर दोबारा से मुंतखब हो गए और पाकिस्तान के इस तरह 14वें सदर जो है वो मुंतखब हुए और उनसे काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने खलफ बरदारी तकरीब में हलफ लिया और इस तरह सदर आसफ़ अली ज़रदारी एक दफ़ा फिर से सदर के ओहदे पे मुस्तफ़ीद हो चुके, सदर के ओहदे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं अब। अच्छा, अब मेरे हिसाब से उनके पास दो चैलेंजेस हैं जिसका हम तजिया कर सकते हैं या सोच सकते हैं। वो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, सियासत के सुल्तान कहलाए, मफामत के बादशाह कहलाए, लेकिन अभी जो उन्होंने सदर की सीट संभाली है वो उस तरह की सीट नहीं है कि जिस तरह के इख्तियारात उनके पिछली दफ़ा जब वो सदर थे उस वक़्त थे। क्योंकि उस वक़्त एक सदारती निज़ाम वाला सिस्टम भी था, क्योंकि मुशर्रफ के फ़ौरन बाद वो आए थे और मुशर्रफ ने सारे एहतियारात अपने पास रखे हुए थे। तो उस तरह के एहतियारात तो नहीं हैं। अब एक नॉर्मलाइज किस्म के सदर होंगे या कमज़ोर सदर होंगे, लेकिन उनके पास जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, वो जो चैलेंजेस हम समझते हैं वो ये हैं कि देखें, सबसे पहली बात कि इस सदारती ओहदे के अंदर रहते हुए उन्होंने अपना इत्तेहाद जो है वो निभाना है नून लीग के साथ
और इस इत्तेहाद को निभाते निभाते उन्होंने अपने यानी कि साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है वो उसके लिए स्पेस बनानी है कि वो आइंदा जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकें। एक ये उनके लिए चैलेंज होगा। और ये कैसे चैलेंज अबूर होगा, इसके लिए उन्हें बड़ी मुफाहमत के, जिस तरह वो मुफाहमत के बादशाह जो है वो कहलाते हैं, सियासत के सुल्तान कहलाते हैं, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज से कर सकेंगे। दूसरा जो उनके साथ बड़ा चैलेंज होगा वो ये चैलेंज होगा कि जिस तरह इमरान खान साहब यानी पीटीआई की जमात जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं नून लीग के, इसी तरह पीटीआई के लिए उसके पीपीपी के लिए पीटीआई के दिल में जज्बात मौजूद हैं। उन जज्बात से फ़ायदा उठाना, उन जज्बात को उभारना और उभार के उनको साथ लेके चलना और उनको सियासी दायरे के अंदर वापस लेके आना, उनको टेबल टॉक के ऊपर आमादा करना, ये जो दो बड़े चैलेंजेस हम समझते हैं कि सदर ज़रदारी को मिलने वाले हैं, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं और जिसमें वो बहुत अहम किरदार अदा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शोहरत भी जो है मुफाहमत के बादशाह की शोहरत है, उनकी उस हवाले से ये किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल जी, हमारी तो सदर साहब के लिए दुआएं हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के सदर हैं। वो ना मेरे सदर हैं, ना आपके सदर हैं, ना पीपीपी के सदर हैं, ना नून लीग के सदर हैं, वो सदर पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के सदर हैं। अब हमें उनकी इज़्ज़त जो है वो सदर पाकिस्तान की करनी है, उनसे जो हमने डिमांडें करनी है वो सदर पाकिस्तान के हवाले से करनी है, उनसे जो हमने ख्वाहिशात रखनी है वो सदर पाकिस्तान वाले रखनी है, उनसे जो हम समझते हैं कि आलमी सतह के ऊपर हमारी पजीराई को बढ़ाने में जो मुआवन साबित होंगे, उसके लिए जो हमने उनसे सजेशंस देनी है उन्हें वो सदर पाकिस्तान के हवाले से देनी है, ना कि किसी एक जुमात के सदर के हवाले से देनी है। क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से, तो डॉक्टर आरिफ अलवी पहले जो सदर ज़रदारी से पहले सदर थे, उनकी ख़ास शोहरत ये काउंट की जाती थी कि वो एक ख़ास जमात के सदर हैं, वो सदर पाकिस्तान नहीं हैं, बल्कि उनके एक्ट से ये लगता था कि वो सदर पाकिस्तान के हवाले से अपनी हिदमात नहीं देते, बल्कि वो अपनी अक्सर हिदमात उनकी जो होती हैं, अक्सर उनकी जो रुझानात रहे हैं वो एक पार्टी के हवाले से रहे, लेकिन उस पार्टी वाले भी उनसे नाला हैं, वो भी गिले वाले हैं, वो भी उनसे राज़ी नहीं है। अब एक बंदा जिसका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टरी बाय डेंटिस्ट हों और वो सदर हों, अब वो दोबारा वापस जाके उसी प्रोफेशन में नहीं जा सकते, बल्कि उन्होंने अगर सियासत में आए थे तो सियासत में ही रहना होता है, फिर सियासत में जिस पार्टी की तरफ से आए हुए थे उस पार्टी की तरफ जाना है। लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब जो कि साबिक सदर, अभी उनका कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने ना तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बड़ी अच्छी यारी रही, ना तो उनकी अपनी जुमात के साथ बड़ी अच्छी यारी रही, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इदारों के साथ भी, तमाम इदारों के साथ उनकी कोई अच्छी नहीं रही, ना बाकी पार्टियों के साथ। वो वजह ये थी कि ख़ास तौर पे उन्होंने शायद ये कोशिश की कि एक पार्टी का सदर बनने की कोशिश की, या अगर उन्होंने कोशिश नहीं भी की, उनके हर एक्ट से यही लगता था कि जैसे वो किसी एक पार्टी के सदर हैं, वो सदर पाकिस्तान नहीं है। लेकिन अब सेम उम्मीद हम सदर आसिफ अली जरदारी से रखते हैं कि वो सदर पाकिस्तान के तौर के ऊपर उभर के सामने आएंगे, ना कि सदर पीपीपी के तौर के ऊपर उभर के सामने आएंगे। तो जो हमें समझ आती है कि दो बड़े चैलेंजेस वो भी हमने आप लोगों के सामने उनके रख दिए। अब अगली बात हम आप लोगों के साथ करते हैं इमरान रियाज खान की रिहाई। इमरान रियाज खान रिहा हो चुके। अच्छा, ये रिहाई उनकी क्या है, क्या सियासी थी उनकी जो है वो गिरफ्तारी, और रिहाई उनकी किस तरह से है? हमें जो लगता है वो ये लगता है और समझ भी यही आता है कि देखें, इमरान रियाज खान साहब पहले पकड़े गए, फिर जो है वो अब पहले तो एजेंसियों ने पकड़ाई हैं, जिसने भी पकड़ा वो तो वाज़े ना भी उन्होंने बताया, ना कोई खुल के बात हुई, फिर दोबारा गिरफ्तारी हुई, फिर ज़मानत हुई, फिर गिरफ्तारी, फिर अब रिहा हो चुके। ये सारी सिलसिला क्या इधर अब रुक जाएगा, ये चलता रहेगा? देखें, ये सारा डिपेंड करता है इमरान रियाज खान साहब के ऊपर, क्योंकि मैं उस चीज़ को इंडोर्स करूँगा जवेद चौधरी साहब ने जो बात की थी ना कि ये सारी दौड़ क्लिक्स की है। अगर क्लिक्स की नहीं है, दिल की ख्वाहिशात या रुझानात भी हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि किसी
खास तरफ झुकाव रखना है या सहाफ़त करनी है, और सहाफ़त न्यूट्रल रह के करनी है या सहाफ़त जो है वो किसी पार्टी बेस के ऊपर करनी है। जिस तरह कुछ दिन पहले भी हमने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि लोगों का यही ख्याल है कि इमरान रियाज खान साहब अब सहाफ़ी कम, अब ज़्यादा जो है वो किसी खास सियासी जमात के तर्जुमान के तौर के ऊपर उभरते हुए सामने आते हैं। जब इस तरह से सामने आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किलात जो है उनके लिए आखिरी दफ़ा थी। हो सकता है आइंदा भी उनको गिरफ्तारियों का जो है वो भुगतना पड़े और ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ें, क्योंकि एक सहाफ़ी का काम जो है वो किसी खास पार्टी के लिए एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे नहीं होता कि यानी एक्सट्रीम लेवल पे उसके तरफ हमायत की तरफ चले जाएं या मुखालफत की तरफ चले जाएं। उनका काम होता है जस्ट रिपोर्ट कर देना। इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल आपको एक और भी देता हूं कि मंसूर अली खान साहब के ना कल की जो मेरे मेहमान वाली वीडियो आई थी, उन्होंने उसमें एक शुरू में फार्म 45 जो कि उन्हें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और फार्म 45 जो उनके ECP के थे उनका मुआवजा उन्होंने किया, कोई 30 फार्मों का उन्होंने मुआवजा किया। अब वो मैं फार्म देख रहा था, उन फार्मों में मुझे दो चीज़ें नजर आईं। अगर तो बिल्कुल सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ चले जाएँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त कमाल की बात थी जी, उन्होंने फार्म 45 में धांधली पकड़ ली वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ECP की तरफ जाएँ, ECP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यानी दोनों तरफ बैठना होगा, ये नहीं कि टेबल की एक तरफ बैठ के बात करें, दोनों तरफ बैठ के। अब मैंने जो इस चीज़ को असेस किया है, मैंने ये असेस किया है कि इसकी बाकायदा फॉरेंसिक होनी चाहिए, क्योंकि ये हम कह सकते हैं और ये ज़हन में होना चाहिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के जो फार्म 45 थे, हो सकता है वो मैनिपुलेट हों, हो सकता है ECP वाले मैनिपुलेट हों, क्योंकि बहुत सारे फार्म 45 मैंने ऐसे देखे कि एक साइड पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का फार्म 45 उन्होंने लगाया, दूसरी साइड पे ECP का लगाया, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, उनमें फ़र्क है, उसमें लिखाई का भी अच्छा खासा फ़र्क है। फिर लिखाई की बुनियाद तो दूर की बात है, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट की लोकेशन का भी फ़र्क है। लोकेशन के साथ साथ यानी या तो फिर फार्म 45 बनाने वाले बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने बनाया, या अगर एक ही ने बना के उसने कापियां दी तो फिर ये फ़र्क नज़र नहीं आना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसकी एक बाकायदा से फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए और इसका फॉरेंसिक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी पाकिस्तान के मीडिया की मीरा कौन बनी हुई है आजकल। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत साहब कुछ ही अरसा हुआ है मीडिया की जीनत बने हैं। पहले जो है वो इतना अरसा कहते हैं जी 16 साल में बैरिस्टर रहा और वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने वो सारी अपनी कैरियर है उनका करते रहे, इतने पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में भी थे, तब भी उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। अब इनको कुछ अरसा हो गया है कि पॉपुलैरिटी मिली है, मीडिया में इनको एक उठान मिली है, और उसी उठान को शायद लेते हुए अभी भी वो कोशिश करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात कर दें कि वो मीडिया की नज़र रहे। इसीलिए एक कहने वाले ने ये भी कह दिया था कि मीरा हैं ये मीडिया की, सियासी मीडिया की मीरा हैं। अच्छा, चले हम बात करते हैं उन्होंने अभी जो रिसेंट उन्होंने बात की, रिसेंट वो कहते हैं जी मरियम नवाज साहिबा ने मुझे जो है मारने के लिए, कत्ल करवाने के लिए सुपारी दे दी है इंडिया के फलां आदमी को, और वो दुबई से आएगा और आके मुझे जो है वो कत्ल करके तो चला जाएगा। यानी उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा जो है वो करके, यानी कि मैं इस तरह का हूँ कि अब मुझे मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ये उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। और इसी इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर उस कहने वाले ने ये कहा था कि ये मीडिया की मीरा है। अच्छा, कहा किसने था? ये आइंदा जब दोबारा कभी बात होगी ना इस हवाले से, उनके नेक्स्ट किसी इस तरह के एक्ट की बात होगी शेर अफजल मरवत साहब के, फिर हम आपको बताएंगे कि ये किसने कहा था कि ये मीडिया की मीरा बनी हुई है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे जी वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान। वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान की हम बात करें तो ऐसे शख्स को जो कि पहले हबीब बैंक से मंथली 3 करोड़ यानी सालाना कोई 36 करोड़ सैलरी लेते थे, और वो जो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहे हैं। अब वो 36 करोड़ तो नहीं,
सैलरी तो ये जितनी होती है इनकी, क्योंकि अगर उनको पहले जो है वो मशीर मुकर्रर किया जाए, फिर सेनेट से इलेक्शन करवा के फिर इनको पार्लियामेंट में लाया जाए, तो पार्लियामेंटेरियन की जितनी तनख्वाह होती है तनख्वाह तो फिर उतनी होनी है। कुछ मराहत मिलती हैं, वो मराहत मिलेंगी, लेकिन वो किसी सूरत भी 3 करोड़ तक तो बनती ही नहीं है। तो ये सारी कुर्बानियाँ दे के उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनना है, तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वज़ीर ख़जाना जब बनेंगे तो ये सारी कुर्बानियों का फ़ायदा आवाम को होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ये सैलरी भी कुर्बान करें, सब कुछ करें और वज़ीर ख़जाना बने और यही कुर्बानी को काफ़ी समझें। ये कुर्बानी काफ़ी नहीं होगी। हाँ, उनके लिए असल चीज़ ये है कि जब उन्हें इतना जो है वो मुल्क की खिदमत के लिए मौका दिया जा रहा है तो उन्हें एक मुल्क के लिए कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। मुल्क जिस बहरान में है मुआशी, उससे उन्हें निकालना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि एंड के ऊपर जो है वो 4 साल बाद 3 साल बाद या कुछ कह के हाथ झाड़ के पीछे हो जाएं, जी मैंने तो बहुत कोशिश की, ये हुआ वो हुआ, या कह दें जितनी मुझे सैलरी मिली मैंने उतना सर्व किया। ऐसा नहीं, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के सबसे महंगे वज़ीर ख़जाना पहली दफ़ा जो है वो लगने जा रहे हैं, तो उनकी कुर्बानियों से और पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो जाए और वो पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने में कोई अपना किरदार अदा कर सकें। तो उनकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा बायोग्राफ़ी, पूरा डाटा, उनकी खिदमत, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट सियासी बीट भी हमारी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।